नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी के बारे में। हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात किया था। अगर आप चाहें तो मैं पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। चूँकि 5 राउंड का बातचीत सरकार के साथ किसानों का हो चुका है, पहला। दूसरा बात ये कि क्या किसान आंदोलन में ये जितने भी बहुत गंभीर आरोपी हैं, जैसे शर्जील इमाम, गौतम नौलखा, उमर खालिद, इनको रिहा करने का मांग किसान आंदोलन में कितना जायज़ है, इस पे भी बात करेंगे। तीसरा, क्या अंबानी अडानी का बाइकआउट करना सही है, कितना सही है और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो किसान आंदोलन है उसका स्टेटस क्या है। तो अभी फ़िलहाल 5 राउंड की बातचीत होने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। क्योंकि जो किसान हैं वो शुरू में तो जो डिमांड रखे थे वो लगभग सरकार ने मान ली, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया उनकी डिमांड भी बढ़ती गई। और अभी स्थिति ये है कि सिंघू बॉर्डर हो या जो जयपुर दिल्ली हाईवे हो या और जो भी दिल्ली को कनेक्ट करने वाले बॉर्डर हैं, वो लगभग सारे ब्लॉक हैं और अभी भी किसान बहुत संख्या में उन सब बॉर्डरों पे जमा हुए हैं और आ भी रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है वो डेडलॉक में पहुंच चुकी है। अभी की जो फिलहाल की जो स्थिति है वो डेडलॉक है। ना अब किसान पीछे हटने के मूड में है और ना सरकार पीछे हटने के मूड में है। क्योंकि बात यह है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर करना है तो उसके लिए किसान और सरकार दोनों को राजी होना होगा। क्योंकि सरकार जैसे एमएसपी पे लिखित देने के लिए तैयार है, मंडी ख़त्म नहीं होगी इस पे लिखित देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अब जिद पे अड़ गए हैं कि ये तीनों कानून को वापस ले सरकार। तो इसलिए अभी स्थिति डेडलॉक में पहुंच गई है। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक वही होता है कि दोनों पक्ष में से अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अभी की स्थिति में पूरी दिल्ली बॉर्डर जो है ब्लॉक हो गई है और बहुत ही संख्या में वहाँ पे किसान हैं जो कि आर पार के मूड में आ गए हैं। ना एक कदम वो पीछे लेना चाहते हैं, ना सरकार एक कदम पीछे लेना चाहती है। और इसमें एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, आज तक कोई भी बिल इस टाइप का आया है तो उस पर विरोध हुआ ही है। चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार रही हो केंद्र में, कोई भी इस टाइप का जो रिवोल्यूशनरी एक्ट होता है उसमें हंगामा होता ही है, उसमें विरोध होता ही है। जैसे आप देख लीजिए, जब राजीव गांधी ने आईटी रिवॉल्यूशन लेके आए थे तो उस टाइम भी भाजपा ही विरोध कर रही थी। तो इस टाइप का विरोध होता है। लेकिन बात यह है कि कोई भी अगर बिल या एक्ट आता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारा कमी ही है या सारा अच्छा ही है। जैसे कुछ मीडिया चैनल पे आप देखेंगे तो इस बिल में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल किसान के लिए गेम चेंजर है। और कुछ चैनल पर देखेंगे तो इससे घटिया कोई बिल ही नहीं है, ये किसानों को बर्बाद कर दे। लेकिन जो एक आम राय है, जो एक आम इंटेलेक्चुअल से आप बात करेंगे तो इस बिल में कुछ दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल बेकार है, इस बिल से कुछ हो ही नहीं सकता, इस बिल को फाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं है। और दूसरा बात कि सरकार भी थोड़ा पीछे हटी है। जैसे उन्होंने एमएसपी, पहले भी मैंने बताया कि उन्होंने एमएसपी को लिखित गारंटी को लिखित में देने के लिए बोल दिया। उसके बाद आपको जो मंडी सिस्टम है उसको भी बोल दिया कि हम लिखित में देने के लिए तैयार है कि मंडी सिस्टम ख़त्म नहीं होगी, ये बात है। तो फिलहाल फाइनल स्टेटस जो है वो डेडलॉक की स्थिति में है। आर पार के मूड में दोनों है, न किसान पीछे हट रहे हैं न सरकार पीछे हट रही है। और जो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर हुए, दिल्ली जयपुर हाईवे हुआ, ये सब बंद है, ये सब अभी टोटली बंद पड़ा हुआ है। अब हम दूसरा बात करते हैं कि आपने सुना ही होगा या देखा होगा कि किसान आंदोलन में से ही कुछ जगह जो बहुत ही गंभीर आरोप है, जैसे गौतम नौलखा हुए, शर्जील इमाम हुए, उमर खालिद हुए, इन लोग पे बहुत ही गंभीर आरोप है। जैसे शर्जील इमाम पे देशद्रोह का आरोप है, गौतम नौलखा पर भीमा कोरेगांव ब्लास्ट का आरोप है। तो उन लोग को रिहा करने के लिए अगर पोस्टर लहराया गया है वहाँ से,
तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद ये लोग तो किसान हैं नहीं, इनको क्या लेना देना किसान आंदोलन से। तो अगर वहाँ से इन लोगों को रिहा करने का पोस्टर लहराया गया है तो इससे किसान का आंदोलन कमज़ोर ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कुछ असामाजिक तत्व अगर उसमें घुस आए हैं तो किसानों को भी ये बात समझना होगा कि नहीं, ये सही स्थिति उनके लिए तो नहीं है कि इतने गंभीर आरोप में जो जेल में बंद हैं उनको रिहा करने की बात हो किसान आंदोलन में। हाँ, जो किसान प्रोटेस्ट में जो जेल गए हैं, जिन पे केस लगा है, उनको रिहा करने की मांग उनकी जायज़ हो सकती है, लेकिन इन जैसों को रिहा करने की अगर वहाँ से मांग उठी है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत और शर्मनाक है। किसानों को इस बात को समझना चाहिए। तो ये जो अभी का करंट स्टेटस है किसान आंदोलन का, ये था। दूसरा बात कि जो भी किसान संगठन है वो अभी टारगेट कर रहा है अडानी और अंबानी को, कि उन्हीं के चलते ये मोदी जी ये कानून लेके आए हैं। ऐसा नहीं है। अडानी अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, सबको उनकी ज़रूरत है इंडस्ट्रियलिस्ट की। क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ भाजपा को ही चंदा देते हैं या सिर्फ कांग्रेस को ही देते हैं, उनकी ज़रूरत सबको है। आपको 50 गूगल कीजिए, मैं कुछ फ़ोटो यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, अब 50 फ़ोटो मिल जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा के साथ, मनमोहन सिंह के साथ, या जो पिछले भी प्रधानमंत्री रहे उनके साथ, उनके, क्योंकि उनको भी सब सरकारों की ज़रूरत है और सरकारों को भी उनकी ज़रूरत है। तो अब उनका विरोध जो किसान आंदोलन से उठ रहा है कि जियो का बाइकआउट कर दो, रिलायंस का बाइकआउट कर दो, अडानी ग्रुप का बाइकआउट कर दो, तो देखिए इससे होगा क्या। उन पे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिलायंस ग्रुप पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 1 करोड़ लोग उनके जियो का सिम यूज करना बंद कर देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अल्टरनेट में कुछ दूसरा शुरू करेंगे। लेकिन इससे होगा क्या, इससे आम पब्लिक पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसमें लगभग 2 लाख एम्प्लॉई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो रिलायंस ग्रुप का बस एक पार्ट है, रिलायंस ग्रुप का एक यूनिट है, अगर मान लीजिए उसका सेल घटता है या कुछ लोग उसको बहिष्कार उसका करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय कम कर देगा। अगर उसका सेल कम होगा, उसको आमदनी कम होगी, तो क्या करेगा, अपने यहाँ जो काम करने वाले हैं उनको हटाएगा। तो उससे किसको फ़र्क पड़ेगा, उससे आम पब्लिक को फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ 100 लोग काम करते हैं। मान लीजिए अडानी ग्रुप का कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ मान लीजिए 200 लोग काम करते हैं, ठीक। तो वो 200 जो हैं वो डायरेक्ट हैं, उनको डायरेक्ट रोजगार है। 200 लोग आसपास रहेंगे भी, तो आसपास का जो घर होगा उनका भी रेंट लगेगा, उनका भी एक बिजनेस होगा, उनका भी जो आसपास दुकानें होंगी उनका भी सेल बढ़ेगा। वो अगर ऑटो रिक्शा या जो भी टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी यूज करेंगे, उससे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको और काम मिलेगा। तो ये एक कंस्ट्रक्शन साइट 100 आदमी का मैंने एग्जांपल दिया। तो आप सोचिए कि अगर उन लोगों का विरोध करना ही किसान आंदोलन का सॉल्यूशन है, तो मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल मोदी जी चले जाएंगे तो अगर कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो रिलायंस ग्रुप को यहाँ से भगा देगा, वो भी यही काम करेगा, क्योंकि सरकार की मजबूरी है। वो लोग इतना बड़ा कॉरपोरेट है, इतना बड़ा एम्प्लॉय जनरेटर है, तो उन लोगों को सरकार आने जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में रिलायंस ग्रुप को बहुत ज़्यादा ठेका मिलता है। मोदी गवर्नमेंट में ही नहीं, सारे गवर्नमेंट में ही उनको ठेका मिलता है। कांग्रेस के गवर्नमेंट में 1 लाख करोड़ का ठेका मिला था रिलायंस ग्रुप को। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा कोई प्लेयर है नहीं जो उतना बड़ा काम को कर सके। अब आप बोलिएगा कि L&T को ही ठेका मिल रहा है मोदी गवर्नमेंट में, तो मिलेगा ना, स्वाभाविक है, क्योंकि L&T से बड़ा कंपनी कोई है नहीं जो वो काम कर पाए। तो इसलिए सरकार की मजबूरी है उन्हीं को देना। और दूसरा बात, ये जो कॉरपोरेट हैं, ये जितने भी फ्री वीज वाले स्कीम हैं, जैसे अन्न दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं के पैसा से वो हो रहा है, लेकिन इसमें उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। उनको क्या है, अगर मान लीजिए इंडिया में उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा तो किसी दूसरे देश में शिफ्ट करेंगे, अपना बिजनेस वहाँ करेंगे। आजकल इन्वेस्टमेंट करने वाले की हर जगह पूजा होती है,
चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो। तो मेरे ख्याल में ये सब बात करना सही नहीं है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी का बार बार ट्वीट आता है कि अंबानी अडानी के लिए ये कर दिया वो कर दिया। आप गूगल कीजिए ना कि जो यूपीए के सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसमें कितने का कॉन्ट्रैक्ट अंबानी अडानी को मिला। ऐसा तो है नहीं अंबानी अडानी 2014 से पहले कुछ नहीं थे और अभी आके अचानक अरबपति बन गए, नहीं, वो पहले भी थे, अभी भी हैं, और ये सरकार बदलेगी तब भी रहेंगे। तो ये है असलियत, ये है रियलिटी। फिर हम आगे भी जो भी इस पे बात होगा, आगे जानकारी मिलेगी, हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इतना तक अगर आपने देख ही लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।